तो इस तरीके से मीर जाफर परेशान हो गया। तो अंग्रेजों ने जब जैसे जैसे डिमांड कर दी, तो अंग्रेजों के सामने मीर जाफर ने क्या काम किया, अपना इस्तीफा सौंप दिया कि मुझे राजा नहीं बनना। तो उनको पैसे के रूप में और इस्तीफे के रूप में अपना पद सौंपना पड़ा। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि जो उनके इशारे पर चलागा, जो उनकी बात समझागा, जो उनकी बात मानेगा, उसको राजा बनाऊंगा मैं। अब सत्ता किसके हाथ में आ गई, अंग्रेजों के हाथ में आ गई। जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे हटा दे। तो उन्होंने मीर जाफर को हटाया और मीर जाफर के स्थान पर, मीर जाफर की जगह पर किसको, मीर कासिम को राजा बना दिया। अब आने वाले टाइम में आप क्या पढ़ोगे, बंगाल का जो नवाब बनेगा वो मीर कासिम था। बना कैसे, कहां से, समझ में आया? तो यहां जब प्लासी का युद्ध हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव की विजय होगी और इनका बंगाल पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार, ठीक है। एक तरह से पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, व्यापारिक अधिकार हो गया। क्योंकि बंगाल बंगाल जो था संपन्न क्षेत्र था, कच्चे माल के लिए, उद्योग के लिए, जूट के लिए, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया पूर्ण रूप से। अब ये क्या था, अपना व्यापार इन्होंने बंगाल पर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। ये बक्सर क्या है, बक्सर बिहार के समीप 80 मील दूरी पर है। 123, 24, 25 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 80 मील की दूरी पर गंगा नदी के किनारे बक्सर पड़ता है। बिहार से 80 मील की दूरी पर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कभी कभी बक्सर कहाँ पड़ता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास का जो एरिया है उसको बक्सर बोला जाए। तो वैसे इसकी जो एग्जैक्टली दूरी है, स्थिति है, वो बिहार से 80 मील की दूरी पर है, गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ अंग्रेजी सेना और पूरे भारत की सेना। उसमें कौन कौन थे? 3 समूह मिले हुए थे। यहाँ जो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। और यहां मैं एक बात और बता दूं, जो ये प्लासी का युद्ध था, इसमें जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था इस युद्ध में। ठीक है, अंग्रेजों ने उसको अपने साथ मिला लिया था, मीर जाफर को राजगद्दी सौंप दी थी। उनको ऐसा आदमी चाह रहा था जो लालच में आ जा और अपने राजा के साथ विश्वासघात करे, और ऐसा आदमी उनको मिल गया। और वो कौन था? मीर जाफर। ठीक है, कौन था? मीर जाफर। तो प्लासी का युद्ध क्लियर है। तो उसके बाद हम चले बक्सर के युद्ध में। बिहार से 80 मील की दूरी पर है, गंगा नदी के किनारे। अब राजा कौन था बंगाल का? नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर जाफर की जगह मीर कासिम। तो इसमें कौन थे? अंग्रेज शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ठीक है, ये सम्राट शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला,
अवध का नवाब, और मीर कासिम। बंगाल का नवाब। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा, पूरे भारत पर कब्जा हो गया। ठीक है, पूरे भारत पर कब्जा किस युद्ध के बाद हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद। क्योंकि अब इन्होंने सम्मिलित सेना को हराया था, तीन सेनाओं को एक साथ हराया था। पूरे भारत का नवाब, पूरे भारत का सम्राट था, बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था। इतनी बड़ी सेना को हराना कोई आम बात नहीं थी। तो इसलिए अब पूरे भारत पर इनका वर्चस्व हो गया और धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद में मीर कासिम को इन्होंने राजा बना दिया। ठीक है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। यहां गवर्नर कौन था? गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेनापति जो था, अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। और गवर्नर, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1765 में इसके बाद में इलाहाबाद की पहली संधि हुई। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुई? सालम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। सालम द्वितीय। उसके बाद 1765 में एक और संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि ये किसके बीच हुई? अंग्रेज और सुजाउद्दौला। ठीक है, इनके मध्य हुई। और इन संधि के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया। कैसा शासन? द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित। इन संधियों के बाद बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया। स्थापित हो गया, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो गया। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। वो दोहरा शासन कैसा था? यानी कि अंग्रेजों को भी शासन करने का अधिकार मिल गया और जो बंगाल का नवाब है उसको भी शासन करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अब जो अंग्रेज थे उनको जिम्मेदारी जो मिली वो थी भू राजस्व और कर की जिम्मेदारी। भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व और वसूली की जिम्मेदारी, लगान की जिम्मेदारी। धन संबंधी जिम्मेदारी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। और बंगाल के नवाब को चिकित्सा की सुविधाएं,
चिकित्सा की जिम्मेदारी, ठीक है, देख रेख की जिम्मेदारी, ठीक है, नियुक्ति की जिम्मेदारी, व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी। बात आई समझ में? अंग्रेजों को भू राजस्व लगाने की जिम्मेदारी मिल गई, यानी कि जो पैसे का लेन देन था वो तो आ गया अंग्रेजों के हाथ में, और जो सारी देख रेख जिम्मेदारी वाले काम है वो मिल गए नवाब को। तो माला माल पैसे वाला कौन होगा? अंग्रेज। अब इनको तो मिल गया, ठीक है, पैसे वाला काम, और इसको मिल गया केवल जिम्मेदारी। अब जो लगान, जो पैसा वसूलते थे, थोड़ा बहुत इसको भी देते थे, ये भी खुश, ठीक है, लेकिन इसको तो जिम्मेदारी मिल गई। अब जिम्मेदारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी हो, ठीक है। अब पैसे का जो काम है वो इनके अंदर आ गया। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, और जो ये दोहरा शासन था एक तरह से आने वाले टाइम में एक, मतलब कंपनी के लिए नुकसान बन गया, अभिशाप बन गया, ठीक है। यानी कि आने वाले समय में ये कंपनी के लिए एक नुकसान का कारण बन गया। इसमें क्या था, अधिकारी जो थे भ्रष्ट हो गए। अधिकारी क्या काम करते थे, मान लो तो 1,000 रुपये वसूल रहे, 20,000 रुपये वसूल रहे कहीं से, तो आपस में क्या कर लिया, आपस में समझौता कर लिया, ठीक है हम आपसे 2,000 रुपये कम ले लेंगे, पर एक काम कर, 4,000 रुपये हम वहां खाते में भिजवा देंगे, 2,000 अपनी जेब में रख लेंगे। समझ रहे? अगर हम 5,000 रुपये ले रहे, चल ठीक है, 4,000 में हो गया आपका फैसला, 2,000 हम अपनी जेब में रख लेंगे, 2,000 उधर भिजवा देंगे कंपनी के खाते में। तो या तो कंपनी मालामाल हो रही थी, या कंपनी घाटे में चलती चली गई, ठीक है, कंपनी घाटे में चली गई। तो इसकी भनक अंग्रेजी सरकार को लगी, जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी, क्योंकि जो राजस्व वहां पहुंचता था, जो पैसा वहां पहुंचता था, वो अब कम हो गया। तो इसके लिए क्या काम किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया। इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो द्वैध शासन था, ये, इसमें जो अंग्रेज अधिकारी है वो भ्रष्ट हो गए, ठीक है, रिश्वतखोर हो गए, पैसा खाने शुरू कर दिया उन्होंने। तो द्वैध शासन, द्वैध शासन आने वाले समय में कंपनी के लिए, कंपनी के लिए नुकसान वाला शासन साबित हुआ। नुकसान का कारण, नुकसान या घाटे का कारण बना, ठीक है। यानी कि कंपनी क्या थी, कंपनी अब घाटे की ओर चली, कंपनी घाटे में, या तो प्रॉफिट दे रही थी, 2 लाख पाउंड में भी वो 1 लाख कमा रही, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कंपनी घाटे में चली गई। समझ में आया नहीं यार? तो द्वैध शासन समझे आप, दोहरा शासन, द्वैध शासन, दोहरा शासन। यहां से आके चलो, 1772 में कौन आए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन को सबसे पहले समाप्त किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम इस द्वैध शासन को समाप्त किया।
ठीक है। ये वारेन हास्टिंग्स एकमात्र ऐसा अंग्रेज गवर्नर था, एकमात्र ऐसा अंग्रेज अधिकारी है जिस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी। ठीक है, महाभियोग किस पर लगाया जाए? राष्ट्रपति पर लगाया जाए महाभियोग। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिस पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। एकमात्र अंग्रेज जिस पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी। महाभियोग क्या है? किसी अधिकारी को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 1772 में ब्रिटेन के जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन पीएम या ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, कंपनी की जांच के लिए एक समिति, गुप्त समिति का गठन किया गया। कंपनी के कार्यों की जांच के लिए, कार्यों की जांच के लिए एक गुप्त समिति का गठन किया गया। ठीक है, उस टाइम जो पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, वो थे लॉर्ड नॉर्थ, और उन्होंने एक समिति का गठन किया गया। कंपनी घाटे में क्यों जा रही है, ऐसा क्यों करना पड़ा? जब ये द्वैध शासन चला हुआ था तो द्वैध शासन में क्या था, अंग्रेज जो अधिकारी थे व्यक्तिगत रूप से माला माल हो गए थे। व्यक्तिगत रूप से मतलब कंपनी को तो पैसा कम पहुंच रहा था, अधिकारियों के पास पैसा ज्यादा पहुंच रहा था, रिश्वतखोर हो रहे थे। अगर 10,000 रुपए में सौदा है, कोई 10,000 रुपए की वसूली है, टैक्स वसूली, तो 10,000 रुपए में पता लगा 8,000 रुपए में तय हो गया, और 8,000 रुपए यानी कि मालिक से 2,000 रुपए कम ले लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा, तो 2,000 रुपए कम हो गए, वहां 5,000 रुपए कंपनी के खाते में, ऊपर के जो 3 है वो अपने खाते में अपने पास रख लिए। तो इसलिए जो पैसा वसूला जा रहा था वो कम पहुंच रहा था कंपनी के पास में, तो अधिकारी माला माल हो गए थे। इससे कंपनी को नुकसान होता जा रहा था, और कंपनी ने 10 लाख पाउंड की डिमांड रख दी अंग्रेजी सरकार से। कंपनी ने 10 लाख पाउंड की डिमांड रख दी अंग्रेजी सरकार से कि कंपनी घाटे में पहुंच रही है, इसलिए इसको पैसे की आवश्यकता है बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि कंपनी जो माला माल हो रही थी, कंपनी के पास इतना पैसा था, अब कंपनी हमसे ही डिमांड कर रही पैसे की, तो कहीं ना कोई कार्य करने में कंपनी के परेशानी है, और कंपनी अच्छे से कार्य नहीं कर रही। तो उसके लिए ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया। अब ये आने वाले टाइम में क्या करेगी, ये जांच करेगी कि क्या हुआ, कहाँ पैसा जा रहा, अधिकारी काम कर रहे या नहीं कर रहे। तो उस समिति के इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, सेव ना है, उसको बंद कर दो।